अंग्रेजों का भारत आना कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि व्यापार के लालच से प्रेरित एक धीमी प्रक्रिया थी। यूरोपीय ताकतें पूर्व के मसालों, कपड़ों और अन्य धन दौलत के लिए उत्सुक भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। पुर्तगाली सबसे पहले पैर जमाने वाले थे, उसके बाद डच, लेकिन अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसने उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक फायदा उठाया, जिससे सदियों के औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। शुरुआत में एक व्यापारिक उद्यम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य शक्ति हासिल कर ली। चतुर कूटनीति, सैन्य शक्ति और स्थानीय प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाकर उन्होंने भारतीय क्षेत्र के विशाल भूभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसने ब्रिटेन और भारत के बीच एक लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत की, जिसने दोनों देशों की नियति को गहराई से आकार दिया। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के मामूली उद्देश्य से भारत आई। उन्होंने सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे प्रमुख तटीय शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही व्यापार से आगे बढ़ गईं। उन्होंने सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया, शुरुआत में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय संघर्षों में शामिल होने और अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराकर बंगाल के धनी प्रांत पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस जीत ने कंपनी के एक व्यापारिक निगम से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति में परिवर्तन की नींव रखी। हालांकि कंपनी का शासन लालच, भ्रष्टाचार और शोषण से भरा था, जिससे भारतीय आबादी में व्यापक आक्रोश फैल गया। भूमि और राजस्व की भूख ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आक्रामक विस्तारवादी नीतियों की ओर अग्रसर किया। ऐसी ही एक नीति थी व्यापकगत का सिद्धांत, जिसे 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कोई भारतीय शासक बिना पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए अंग्रेजों ने सतारा, झांसी और नागपुर सहित कई भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए अन्य बहाने भी इस्तेमाल किए, जैसे कथित कुशासन या विद्रोह। उदाहरण के लिए, कुशासन के आधार पर 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। इस अथक विस्तारवाद ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ावा दिया, जिससे एक बड़े विद्रोह का मंच तैयार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सुलगता असंतोष अंततः 1857 में सिपाही विद्रोह के साथ फूट पड़ा। इसका तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफलों की शुरुआत थी, जिसके कारतूसों के बारे में अफवाह थी कि वे जानवरों की चर्बी से चिकनाई की जाती हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए अपमानजनक थी। मेरठ में शुरू हुआ यह विद्रोह जल्दी ही उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। धार्मिक शिकायतों, आर्थिक कठिनाइयों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आक्रोश के जटिल मिश्रण से प्रेरित होकर स्थानीय शासकों और आम लोगों के साथ सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। हालांकि अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। भाग 5, ब्रिटिश राज क्राउन शासन और उसका असंतोष। 1857 के सिपाही विद्रोह के गंभीर परिणाम हुए। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज का युग शुरू हुआ। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, जो ब्रिटिश सत्ता के समेकन का प्रतीक है। ब्रिटिश राज भारत के प्रशासन, सेना और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। हालांकि इसने औपनिवेशिक शासन के कई पहलुओं को भी जारी रखा, जिसमें आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक असंतोष का दमन शामिल है। ब्रिटिश प्रशासन कुछ आधुनिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे की शुरुआत करते हुए भारतीय लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति काफी हद तक उदासीन रहा। भाग 6, आर्थिक शोषण, ताज के गहना को खाली करना।
ब्रिटिश शासन के तहत भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया, जो शाही सत्ता के हितों की पूर्ति के लिए तैयार था। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए एक बंदी बाजार में बदल दिया। अंग्रेजों ने अनुचित प्रतिस्पर्धा और भेदभावपूर्ण नीतियों के माध्यम से भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे वस्त्र को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने भारतीय किसानों को अक्सर खाद्य फसलों की कीमत पर नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया, जिससे अकाल पड़ा और व्यापक ग्रामीण ऋणग्रस्तता हुई। भारत से निकाले गए धन ने औद्योगिक क्रांति और ब्रिटेन की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि भारत को गरीब छोड़ दिया। भाग 7, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक प्रभाव, एक मिलीजुली विरासत। ब्रिटिश राज ने सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक अधिरोपण के एक जटिल जुसामेनस्पील देखा। एक ओर अंग्रेजों ने कुछ प्रगतिशील सामाजिक सुधार पेश किए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन या विधवा दहन और ठगी का दमन, राजमार्ग लुटेरों का एक पंथ। उन्होंने आधुनिक शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की और अंग्रेजी को प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में पेश किया। दूसरी ओर ब्रिटिश नीतियों ने अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया और भेदभाव के नए रूपों को पेश किया। उस समय के नस्लीय सिद्धांतों से प्रभावित ब्रिटिश प्रशासन अक्सर भारतीयों के साथ तिरस्कार और पूर्वाग्रह का व्यवहार करता था। इसके अलावा कभी कभी भारतीय परंपराओं की कीमत पर पश्चिमी सांस्कृतिक मानदंडों को पेश करने के उनके प्रयासों ने आक्रोश पैदा किया और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। भाग 8, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन। ब्रिटिश राज ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा देकर अपने ही विनाश के बीज बोए। औपनिवेशिक शासन के साझा अनुभव ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रसार के साथ मिलकर भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी के उदय का नेतृत्व किया, जिन्होंने अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय मांगों को व्यक्त करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाद में महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने संवैधानिक सुधारों, स्वशासन और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। बढ़ती राष्ट्रवादी भावना और जन मोबिलाइजेशन से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गति पकड़ी। भाग 9, स्वतंत्रता और उसके बाद ब्रिटिश शासन की विरासत। 15 अगस्त 1947 को भारत के दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजन के साथ ब्रिटिश राज का अंत हो गया। इस ऐतिहासिक घटना ने लाखों भारतीयों के दशकों के संघर्ष और बलिदान की परिणति को चिह्नित किया। भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत एक जटिल और विवादित है। एक ओर अंग्रेज आर्थिक शोषण, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक दासता की विरासत छोड़ गए। दूसरी ओर उन्होंने कुछ आधुनिक संस्थानों, बुनियादी ढांचे और विचारों को भी पेश किया, जो आज भी भारत को आकार दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत को गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक तनावों की चुनौतियों से जूझता हुआ एक राष्ट्र विरासत में मिला, लेकिन साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की भावना और दुनिया में अपनी नियति खुद बनाने के दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत भी।